वेलकम बैक बच्चों। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम कंसिडर करते हैं। ये थ्योरम है जिसको हम कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। दिस इज नोन एज मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत ही पॉपुलर थ्योरम है ये और ज्योमेट्री में काफी यूज में आती है ये। ठीक है, तो देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम एक्चुअली है क्या है। व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम? तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है इसको समझते हैं पहले। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या है मैं आपको बताऊं। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल एबीसी। वी हैव अ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के मुताबिक अगर x इसका मिड पॉइंट है और y इसका मिड पॉइंट है और एक्स वाई को आप जोड़ते हैं, ठीक है, x मिड पॉइंट है AB का, y मिड पॉइंट है AC का, तो क्या होगा? XY इज पैरेलल टू BC एंड XY इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम। इसको हम कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है जी। मैं दोबारा से आपको बता दूं, जरा ध्यान दीजिएगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम के मुताबिक सपोज करिए हमारे पास एक ट्राइंगल है। वी हैव अ ट्राइंगल से ABC is a triangle, okay? We have a triangle ABC। तो ये गिवन में मैं लिख देता हूं, आप देखिए ध्यान से क्या गिवन है। a triangle ABC, D मिड पॉइंट है AB का और E मिड पॉइंट है AC का। DE are मिड पॉइंट्स ऑफ AB AC रिस्पेक्टिवली, ठीक है। AB और AC के ये मिड पॉइंट्स हैं। AB का मिड पॉइंट है क्या? D और AC का मिड पॉइंट है E। तो क्या प्रूव करना है? यू आर सपोज टू प्रूव दैट DE इज पैरेलल टू BC, थर्ड साइड के पैरेलल होगा, एंड DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये दो चीजें आपको प्रूव करनी है। क्या क्या प्रूव करनी है मैं फिर से बता दूं। यू आर सपोज टू प्रूव दैट DE इज पैरेलल टू BC। D जो है BC के पैरेलल है, ठीक है जी, और D जो है वो हाफ ऑफ BC है, और D जो है वो हाफ ऑफ BC है। ये आपको प्रूव करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे वो देख लेते हैं। इसके लिए हम वी आर सपोज टू प्रूव दैट D इज पैरेलल टू BC एंड D इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। हम क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे D को, ठीक है जी, और फिर इसको जोड़ देंगे ऐसे। तो कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या है? प्रोड्यूस D टू X। D को आपने X तक प्रोड्यूस करना है, ये पॉइंट है X, ओके, सच दैट DE इज इक्वल टू EX। इस तरह से कि D जो है वो किसके बराबर हो जाए? D हो जाए बराबर EX के। D जो है इट इज इक्वल टू EX, ठीक है जी, ठीक है जी। सो वी हैव प्रोड्यूस्ड we have produced D to X such that DE is equal to EX। D जो है वो EX के बराबर है। और एक और काम करना है क्या? Join CX, और CX को आपने ज्वाइन कर देना। तो आप देखिए मैंने CX को ज्वाइन कर दिया। D को प्रोड्यूस किया X तक such that D is equal to EX and join CX। सो अब क्या होने जा रहा है वो जरा देख लेते हैं। ये सारा गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन है, ठीक है जी। मैं फिर से बता देता हूं। ABC एक ट्राइंगल हमें गिवन है, ट्राइंगल ABC। D is the midpoint of AB, E is the midpoint of AC, D is produced to X such that D is parallel to BC and such that D is equal to EX, okay। मैं फिर से बताऊं, ABC एक ट्राइंगल है, D मिड पॉइंट है AB का, E मिड पॉइंट है AC का, और D को हम X तक प्रोड्यूस कर रहे हैं such that D is equal to EX। प्रूव क्या करना है? that D is parallel to BC and D is equal to half of BC। उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया। मैंने क्या बताया? D को हमने प्रोड्यूस किया X तक, D इक्वल टू EX है, और CX को हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है जी। ये काम है जो हमने खत्म किया। तो अब देखिए इसको प्रूव किस तरह से करना है। कैसे हम प्रूव करेंगे कि D जो है BC के पैरेलल है? उसको प्रूव करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करने जा रहा हूं वो देखिए जरा। मैं ये दो ट्राइंगल्स लूंगा। एक ये ट्राइंगल है दिस वन, और दूसरा है ये वाला, ओके। ये दो ट्राइंगल्स हमने ले लिए। क्या नाम है इनका? देखिए, प्रूफ in triangle AED
एंड ट्राइंगल CEX। ट्राइंगल AED को देखिए और ट्राइंगल CEX को देखिए। ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल CEX। AE इज इक्वल टू EC। वाई? गिवन है, ये आपको गिवन है कि E जो है मिड पॉइंट है AC का, तो इसका मतलब है AE जो है वो CE के बराबर है या AE जो है EC के बराबर है। ठीक है जी। उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। देखिए मैंने यहां पर नहीं लिखा हुआ एंगल 1 और एंगल 2, तो आप गेस कीजिए कि एंगल 1 क्या होगा, एंगल 2 क्या होगा। एंगल 1 ये होगा और एंगल 2 ये होगा, और रीजन क्या देंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। A is equal to EC, okay, angle 1 is equal to angle 2, okay, and what else, DE is equal to EX by construction, so which implies triangle AED congruent to triangle CEX by SAS rule। दोनों ट्राइंगल जो हैं SAS रूल से क्या हो जाएंगे, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है जी। मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, मैंने ट्राइंगल लिया AED और CEX। AE CE के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और D जो है वो EX के बराबर है या XE के बराबर है, जो भी आप लेंगे, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या होगा, दैट मींस AD इज इक्वल टू CX। क्या रीजन, CPCT। ठीक है जी। AD मतलब ये जो साइड है वो इस साइड के बराबर हो जाएगी, ओके, इस साइड के बराबर। और इसके अलावा क्या होगा, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 CPCT। देखिए यहां पर एंगल 3 और एंगल 4 मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, तो दो बातें हो सकती हैं। आप एंगल 3 इसको और एंगल 4 इसको ले सकते हैं। ठीक है जी। ये है एंगल 3 और ये है एंगल 4। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ये भी ले सकते हैं, एंगल 3 एंड एंगल 4, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन बट एंगल 3 एंगल 4 फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। एंगल 3, ये है एंगल 3 और ये है एंगल 4, और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, which implies AB is parallel to CX। AB जो है वो CX के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है जी। अब सोचिए AB CX के पैरेलल है और D जो है AB के ऊपर है, इसका मतलब DB भी CX के पैरेलल हो जाएगी, which implies DB is parallel to CX। ठीक है, इसका मतलब है DB जो है वो CX के पैरेलल हो जाएगा। क्या रीजन देंगे, अगर आप, वैसे जरूरत नहीं है, आप AB पैरेलल टू CX लिखकर DB पैरेलल टू CX लिख सकते हैं, लेकिन अगर रीजन देना आ भी जाए तो आप लिखेंगे बिकॉज D लाइज ऑन AB। ठीक है, अगर आपको यहां पर रीजन देना पड़ जाए तो आप लिखेगा बिकॉज D लाइज ऑन AB। अब एक और चीज देखिए, यहां पर आपने कहा AD इज इक्वल टू CX। ओके, AD इज इक्वल टू CX। मैं इसको नंबर देता हूं 1, नंबर हो गया 1, इसको नंबर देता हूं 2। ओके, ऑल्सो एक और चीज आपने कहा AD इज इक्वल टू CX। ओके, AD इज इक्वल टू DB। व्हाई, गिवन दिस इज नंबर 3। ओके, AD इज इक्वल टू DB। फिर से देखिए, AD इज इक्वल टू CX एंड AD इज इक्वल टू DB, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 3। पहला है ये AD इज इक्वल टू CX और तीसरा है ये AD इज इक्वल टू DB। AD इज इक्वल टू CX एंड AD इज इक्वल टू DB, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 3। पहले और तीसरे से क्या पता लग रहा है, ये पहला है और ये तीसरा है। AD है CX के बराबर, AD है DB के बराबर, तो इसका मतलब हो गया DB इज इक्वल टू CX। तो मैं इसको नंबर दे रहा हूं 4। ठीक है जी, DB इज इक्वल टू CX। मैं फिर से बता दूं, यहां पर AD इज इक्वल टू CX आपने प्रूव किया CPCT से, और यहां पर आपने AD को DB के बराबर प्रूव कर दिया। AD CX के बराबर है, AD DB के बराबर है, इसका मतलब DB और CX इक्वल हो गए। अब ये है फोर्थ पार्ट, और सेकंड पार्ट है ये DB इज पैरेलल टू CX, DB इज इक्वल टू CX फ्रॉम 2 and 4। DB इज पैरेलल टू CX, DB इज इक्वल टू CX। DB जो है ये है DB, DB is parallel to CX, okay,
and dB is equal to Cx, which means BCXD is a parallelogram. ये BCXD जो है, BCXD एक पैरेललोग्राम हो जाएगा. BCXD is a parallelogram. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने प्रूव किया था BD is equal to CX and BD is parallel to CX. और एक क्वाड्रेटल में जब एक पेयर ऑपोजिट साइड का इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है तो हम कहते हैं कि ये क्या है? पैरेललोग्राम है. ठीक है जी. तो BD is equal to CX, BD is parallel to CX. आप ये कर पाए. अब BCXD आपने एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया. अगर सोचिए BCXD एक पैरेललोग्राम है, it implies that DX is parallel to BC and DX is equal to BC. ये DX जो है BC के पैरेलल है और DX जो है इक्वल है BC के. अगर DX पैरेलल है BC के, it implies that DE is parallel to BC. क्यों? Because E lies on DX. Okay? DX is parallel to BC. That means DE is parallel to BC. अब एक और चीज, आपने कहा DX is equal to BC and DX को मैं ऐसे लिख सकता हूं DE plus EX is equal to BC. क्योंकि आपने लिखा DX is equal to BC. तो DX क्या है? DE plus EX. DX हो गया DE plus EX. तो DE plus EX is equal to BC. लेकिन आपको पता है, अब देखिए मैं लिख रहा हूं DE parallel to BC एंड अच्छा DE और EX बराबर हैं. आपने कंस्ट्रक्शन में लिखा था ना DE इक्वल टू EX लेना है आपको, तो DE और EX बराबर है, तो DE प्लस EX को मैं ट्वाइस DE लिख सकता हूं. ट्वाइस DE is equal to BC. Okay, twice DE is equal to BC. I'm sorry, twice DE is equal to BC. तो आपने प्रूव कर दिया कि आपने कहा कि ट्वाइस DE जो है वो BC के बराबर है. अगर मैं अब इसी से सॉल्व करने जाऊं तो आप देखिए आएगा आपका DE is parallel to BC and DE is equal to half of BC. DE is parallel to BC and DE half of BC. Proved. Hence proved. मैं एक बार फिर से आपके लिए ये रिपीट करूंगा. एक्चुअली क्या था कि आपको ABC एक ट्राइंगल गिवन थी, D मिड पॉइंट था, E मिड पॉइंट था. D को आपने ज्वाइन किया और आपको प्रूव करना है कि D जो है BC के पैरेलल है और D जो है BC का हाफ है. तो आपने उसके लिए क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया. You produce DE to X such that D is equal to EX. Then we joined CX. अब ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया. जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा. क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. लेकिन एंगल 3 एंगल 4 के बराबर अगर है तो ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना. सीपीसीटी से सॉरी एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा सीपीसीटी, बट एंगल 3 और एंगल 4 तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. तो इसका मतलब है AB जो है वो CX के पैरेलल हो जाएगा. अब AB हो गया CX के पैरेलल. ओके, ये आपने प्रूव कर दिया. अगर AB CX के पैरेलल है तो DB भी CX के पैरेलल होगा. ये पहली बात होगी. दूसरी बात, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स आपने कॉन्ग्रुएंट किए तो AD जो है वो CX के इक्वल होगा. अब AD तो DB के बराबर है और आप कह रहे हैं AD CX के बराबर है. इसका मतलब DB और CX इक्वल हो गए. नाउ DB is parallel to CX, DB is equal to CX. That means BCXD is a parallelogram. When BCXD is a parallelogram, that means DX is equal to BC and DX is parallel to BC. Now DX जो है उसको मैं D plus EX लिख सकता हूं, तो वही मैंने लिखा D plus EX. लेकिन D और EX तो इक्वल है ना. कंस्ट्रक्शन में आपने कहा तो D plus EX को मैं D plus D लिख सकता हूं, तो हो जाएगा twice DE is equal to BC. That means D is equal to half of BC. Hence proved. सिंपल क्वेश्चन है और आपको इतना बता दूं ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई एम श्योर कि आपको समझ आया होगा. मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं इसको.